हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का टॉपर्स प्राइम चैनल में। इस वीडियो में आज हम पढ़ने वाले हैं वर्ल्ड हिस्ट्री, यानी कि विश्व का जो इतिहास है उसके बारे में पढ़ेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे सिर्फ पहले, चाहे वो प्रथम विश्व युद्ध हुआ, फ्रांस की क्रांति है, रूस की क्रांति है, द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, या और भी इंपॉर्टेंट चीज़ें जो यहाँ से बनती हैं। ओके, तो पहले कुछ थ्योरी वाइज इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़ेंगे, उसके बाद जो क्वेश्चन जो है एसएससी वगैरह के एग्जाम में पूछे गए हैं फिर उन क्वेश्चंस को देखेंगे। ठीक है, तो जो अभी हम थ्योरी में पढ़ने वाले हैं ना वन लाइनर के रूप में, वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि वहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो आप कह सकते हैं कि जो हमारी एनसीईआरटी हम पढ़ते हैं ना, तो उसका सार है ये एक तरीके का, जो इसमें आपको मिल जाएगा। ठीक है, छोटे छोटे क्वेश्चन बनते हैं लेकिन इंपॉर्टेंट है वो। चलिए देखिए, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं पुनर्जागरण का प्रारंभ। पूछा जाता है कि कहाँ से जो है पुनर्जागरण का आरंभ माना जाता है, तो फ्लोरेंस नगर, इटली का जो फ्लोरेंस नगर है वहाँ से पुनर्जागरण का जो है प्रारंभ माना जाता है। दांते एक नाम आता है, इटली के ये महान कवि होते हैं और इन्हें पुनर्जागरण का अग्रदूत जो है माना जाता है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है ये पुनर्जागरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है, तो दांते को कहा जाता है और इटली के ये कवि हैं। ठीक है, मतलब कवि थे 1260 से लेकर 1321 ईस्वी तक, तो इन्हें पुनर्जागरण का अग्रदूत माना जाता है। इनका जन्म कहां पर हुआ था, फ्लोरेंस नगर में हुआ था। दांते ने प्राचीन लैटिन भाषा को छोड़कर तत्कालीन इटली की बोलचाल की भाषा टस्कन में डिवाइन कॉमेडी नामक काव्य लिखा। अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डायरेक्ट आपसे स्टैटिक जीके में क्वेश्चन पूछा जाएगा बुक से, डिवाइन कॉमेडी किसकी बुक है, किसने लिखा है, तो दांते की ये बुक है। इसमें दांते ने स्वर्ग और नरक की एक काल्पनिक यात्रा का क्या किया है, वर्णन किया है। ठीक है, एक और नाम आता है पेट्रोक। पेट्रोक इटली निवासी हैं। दांते के बाद पुनर्जागरण की भावना का जो श्रेय है ये दिया जाता है पेट्रोक को। इनको जो है मानववाद का संस्थापक, एक क्वेश्चन ये बन सकते हैं यहाँ से कि मानववाद का संस्थापक किसको माना जाता है, तो पेट्रोक को माना जाता है। नेक्स्ट नाम आता है यहाँ पे बोकेशियो। बोकेशियो जो है ये इटालियन गद्य का जनक है, कहानीकार बोकेशियो। ठीक है, और इनकी प्रसिद्ध पुस्तक है डेकामेरन। ठीक है, तो ये हो जाएगा। अगला है मैकियावेली, आधुनिक विश्व का प्रथम राजनीतिक चिंतक। ये देखिए इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, आधुनिक विश्व का प्रथम राजनीतिक चिंतक किसको कहा जाता है, मैकियावेली को कहा जाता है। ये भी फ्लोरेंस निवासी थे। इनकी प्रसिद्ध पुस्तक देखिए द प्रिंस जो राज्य की एक नवीन चित्र को जो है प्रस्तुत करती है। तो डायरेक्ट आपसे पूछ सकते हैं द प्रिंस किसकी बुक है, या आपसे क्वेश्चन आ सकता है वो मैकियावेली की वो कौन सी बुक है जो राज्य का एक नवीन चित्र जो है प्रस्तुत करती है। क्योंकि एचएससी में इस तरीके का क्वेश्चन जो है देखने को मिला है, तो किसी भी तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। तो ये मैकियावेली की जो है प्रसिद्ध पुस्तक है। देखिए, आधुनिक राजनीतिक दर्शन का जनक किसको कहा जाता है, तो ये भी मैकियावेली को कहा जाता है। पुनर्जागरण की भावना की पूर्ण अभिव्यक्ति इटली के 3 कलाकारों की कृतियों में मिलती है। कौन कौन, लियोनार्डो दा विंची, माइकल एंजेलो और राफेल। लियोनार्डो विंची और माइकल एंजेलो, इन दो से क्वेश्चन बहुत आते हैं। राफेल से कम, राफेल से ऐसा कोई क्वेश्चन मैंने नहीं देखा है, बट यहाँ से दो मेनली, इनसे जो दो क्वेश्चन मतलब इनसे रिलेटेड क्वेश्चन देखने को जरूर मिलते हैं। देखिए, लियोनार्डो दा विंची की बात करें तो चित्रकार, मूर्तिकार, इंजीनियरिंग, वैज्ञानिक, दार्शनिक, कवि और ये गायक हुए हैं। द लास्ट सपर पूछा जाता है और मोनालिसा, इन चित्रों के रचयिता होने के कारण जो है ये प्रसिद्ध है। तो दोनों ही क्वेश्चन एसएससी पूछ चुका है, चाहे लास्ट सपर हो चाहे मोनालिसा। स्टैटिक जीके में क्वेश्चन आता है बुक से रिलेटेड, ये लियोनार्डो दा विंची की चित्र है। ठीक है, माइकल एंजेलो की अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखिए अद्भुत मूर्तिकार हैं ये माइकल एंजेलो। द लास्ट जजमेंट एंड द फॉल ऑन मैन, ये माइकल एंजेलो की कृतियां हैं। सिस्तान के गिरजाघर की छत में माइकल एंजेलो के द्वारा ही क्या बनाए गए हैं, चित्र बनाए गए हैं। राफेल की अगर हम बात करें तो इटली का एक चित्रकार है और सर्वश्रेष्ठ कृति इनकी जीसस क्राइस्ट की माता मैडोना का चित्र है। ठीक है, याद पूछ सकते हैं आपसे कि मैडोना का चित्र जो है ये किसने बनाया है, तो इटली के एक चित्रकार हुए राफेल ने जो है इनका चित्र बनाया है। ठीक है, जियाटो कौन थे, पुनर्जागरण काल जब चल रहा था उसमें जो है चित्रकला का जनक किसको कहा जाता है, जियाटो को। पुनर्जागरण काल का सर्वश्रेष्ठ निबंधकार कौन हुआ, फ्रांसीसी बैकन, और ये जो थे इंग्लैंड के रहने वाले थे। इरास्मस की बात करें तो ये हॉलैंड निवासी थे और इनकी एक बुक आई थी द प्रेज ऑफ फोली। इसने व्यंग्यात्मक ढंग से पादरियों के अनैतिक जीवन और ईसाई धर्म की कुरीतियों पर जो था प्रहार किया था। ठीक है, चलिए, टॉमस मोर जो हैं ये इंग्लैंड के लेखक हुए और इनकी बुक आई थी यूटोरिया।
ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इसमें आदर्श समाज का चित्र जो था इन्होंने प्रस्तुत किया था। मार्टिन लूथर जर्मन निवासी थे और धर्म सुधार आंदोलन की शुरुआत का प्रवर्तक किसको माना जाता है? क्वेश्चन आता है, ये इंपॉर्टेंट है। धर्म सुधार आंदोलन की शुरुआत का प्रवर्तक किसको माना जाता है? मार्टिन लूथर को माना जाता है। ओके, जर्मन भाषा में बाइबल का अनुवाद प्रस्तुत किया, अगेन मोस्ट इंपोर्टेंट। ये दोनों ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है यहाँ से और दोनों एग्जाम में आ चुके हैं, ठीक है। तो जर्मन भाषा में बाइबल का अनुवाद किसने किया था? मार्टिन लूथर ने ही किया था। फिर आता है रोजर बेकन। रोजर बेकन जो है ये इंग्लैंड निवासी हैं और आधुनिक प्रयोगात्मक विज्ञान का जन्मदाता जो है रोजर बेकन को ही माना जाता है, ठीक। चलिए, यहाँ से इंपॉर्टेंट चीजें शुरू हो रही है। धर्म सुधार आंदोलन की हम बात कर रहे हैं। धर्म सुधार आंदोलन की जो शुरुआत होती है वो किस सदी में हुई, ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो 16वीं सदी में इसकी शुरुआत हो जाती है। धर्म सुधार आंदोलन की शुरुआत का प्रवर्तक किसको माना जाता है? मार्टिन लूथर को जो है कहा जाता है। ये ऊपर हमने पढ़ा भी था ना, धर्म सुधार आंदोलन की शुरुआत का प्रवर्तक मार्टिन लूथर। तो यहां से ये इंपॉर्टेंट बनता है। 16वीं सदी, मार्टिन लूथर प्रवर्तक थे। धर्म सुधार आंदोलन की शुरुआत कहां से होती है? अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंग्लैंड में जो है इसकी शुरुआत होती है, ठीक है। जॉन विक्लिफ, इसको जो है धर्म सुधार आंदोलन का क्या कहा जाता है? प्रातःकालीन तारा कहा जाता है। इसके अनुयायी थे लोलार्ड्स, ठीक है। मतलब जो इसके अनुयायी थे उनको लोलार्ड्स जो था कहा जाता था। अमेरिका की खोज, ये क्वेश्चन हम पहले ही पढ़ चुके हैं। अमेरिका की खोज क्रिस्टोफर कोलंबस ने की थी, ठीक है। ओके, अमेरिगो वेसुप्सी, इटली के नाम पर अमेरिका का नाम जो था अमेरिका पड़ा था। प्रशांत महासागर का नामकरण स्पेन निवासी मैगलन ने किया है। देखिए इंपॉर्टेंट है ये, प्रशांत महासागर का नामकरण किसने किया है? स्पेन निवासी मैगलन ने जो है इसका नामकरण किया है। समुद्री मार्ग से संपूर्ण विश्व का चक्कर लगाने वाला पहला व्यक्ति कौन था? मैगलन ही था, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट है। अगला देखिए, बहुत बार आपने एग्जाम में देखा होगा, पृथ्वी सौरमंडल का केंद्र है। ये सबसे पहले इसका खंडन किसने किया था? तो इसका खंडन किया था सर्वप्रथम पोलैंड निवासी कोपरनिकस ने। और गैलीलियो था जिसने कोपरनिकस के सिद्धांत का क्या किया था? सिद्धांत का समर्थन किया था, ठीक है। अब आगे फिर ये हो चुका जहां पे क्या माना गया कि पृथ्वी जो है वो जो सौरमंडल है उसका केंद्र है और बाकी सारी चीजें जो है वो पृथ्वी के इर्द गिर्द जो है घूमती है। फिर एक जर्मन के वैज्ञानिक आते हैं केपलर, जो क्या कहते हैं कि ग्रह जो है वो सूर्य के चारों ओर जो है घूमते हैं, ठीक है। ठीक है, तो केपलर ने बताया था कि किस तरीके से ग्रह सूर्य के चारों ओर घूमते हैं। तो ये बस इसमें ये याद रखिए, क्वेश्चन यहाँ से आते हैं कि सूर्य जो था वो सौरमंडल के बीच में है और वहाँ पर बाकी जो पृथ्वी है या बाकी ग्रह जो है वो उसकी तरफ जो है चक्कर लगाती है। खंडन जो था कोपरनिकस ने सबसे पहले किया था। फिर गुरुत्वाकर्षण के नियम की अगर हम बात करें तो न्यूटन ने जो है गुरुत्वाकर्षण के नियम जो थे उनका पता लगाया था, ठीक है। फिर आती है फ्रांस की राज्य क्रांति। ओके, ये क्वेश्चन आता है समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व, ये मतलब जो नारा है किस क्रांति की देन है? और ये एचएससी की क्लर्क का पेपर हुआ था, इससे पहले वाला जो क्लर्क के पेपर हुए थे उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये फ्रांस की राज्य क्रांति की देन है या फ्रांस की क्रांति की देन है समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व का नारा। फिर आता है लुई 16। देखिए फ्रांस की क्रांति कब हुई? एक क्वेश्चन ये आता है। तो 1789 में जो है फ्रांस की क्रांति जो थी हुई थी। लुई 16वां जो थे उस वक्त उनका शासनकाल था 1789 में। इस समय फ्रांस में सामंती जो थी व्यवस्था थी, ठीक है। अब बात आती है कि सामंती व्यवस्था होती क्या है, ठीक है। सामंतवादी व्यवस्था वो प्रणाली होती है मतलब जिसके अंतर्गत जो राजनीतिक शक्ति है उसका जो प्रयोग है, जो अशासकीय व्यक्ति होते हैं, मीन्स जिसके पास शासन नहीं भी होता है वो भी जो है इसका यूज़ करते हैं, ठीक है। आप इस तरीके से मान सकते हैं, मतलब राजा के द्वारा जो धनी सरदार होते थे उनको जो है कुछ ज़मीन दी जाती थी जिसको हम फ्यूड या जागीर जो थे कहते थे। और फिर जो वो धनी सरदार होते थे फिर उन्हीं को जो है हम क्या कहते थे? सामंत या फिर जागीरदार कहते थे। उसके बाद फिर किसान वगैरह जो है आते थे। मतलब सामंतवाद आप क्या कह सकते हैं, जो धनी व्यक्ति थे उनका एक तरीके का आप शासन जो है कह सकते हैं, ठीक है। सिर्फ जो राजा था उसका शासन नहीं, और भी जो है फिर धीरे धीरे उसमें और जो लोग जुड़ते जाते धनी, उनका जो है आप शासन उसमें कह सकते हैं। इंग्लैंड और यूरोप में जो है ये सामंतवाद मध्यकालीन युग में जो है रहा है, ठीक है। राजा तो होता ही था, साथ में फिर नीचे जो है अलग अलग तरीके के जो है सामंत जो थे होते थे, जिसमें निम्न स्तर के किसान भी आ गए, दास भी हो गए, ठीक।
तो इस तरीके से थी एक सामंती व्यवस्था। मैं ही राज्य हूँ और मेरे शब्द ही कानून है, यह कथन किसका है? तो ये लुई 14वां ने जो है कहा था, मैं ही राज्य हूँ और मेरे शब्द ही कानून है। ठीक है, याद रखिए। वर्साई के शीश महल का निर्माण भी जो था ये लुई 14वां ने जो था बनवाया था। वर्साई को फ्रांस की राजधानी किसने बनाया? लुई 14वां ने बनाया था। देखिए क्रांति जो हुई थी वो 1789 में हुई थी लुई 16वां के टाइम पर, बट जो ये चीज़ें हुई कि जिसने ये कहा कि मैं ही राज्य और मेरे शब्द ही कानून है, ये लुई 14 की टाइम पर जो है आए थे। ठीक है, फिर लुई 14वां ने जो काम कराए वो सारे यहाँ पर बताए गए हैं। ठीक, बाकी इतना डिटेल में लुई 14वें को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। 1715 में जो है लुई 14वें का जो भी शासनकाल था वो ख़त्म हो जाता है। फिर लुई 16वां यहाँ पे इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन मेनली ऐसे आते हैं, बट यहाँ पे आप याद रख सकते हैं कि वर्साई को फ्रांस की राजधानी लुई 14वां ने बनाया था और शीश महल, वर्साई के शीश महल का निर्माण भी लुई 14वां ने बनाया था। लेकिन 1715 में लुई 14वें का जो शासनकाल था वो ख़त्म हो जाता है, बाकी कुछ इंपॉर्टेंट इसमें वहाँ पर नहीं बनता है। फिर आता है लुई 16वां जो कि 1770, उसके बाद लुई 15वां भी आता है, बट हमें सिर्फ 16वें को याद रखना है। तो 1774 में लुई 16वां जो है ये गद्दी पर बैठता है और लुई 16वें की पत्नी मेरी एंतवानीत, ये कहाँ की राजकुमारी थी? ऑस्ट्रिया की राजकुमारी थी। अब यहाँ से आपसे लुई 16वां की पत्नी का नाम भी पूछ सकता है और वो कहाँ की राजकुमारी थी ये भी पूछ सकता है, क्योंकि ये प्रॉपर एनसीईआरटी के जो है फैक्ट्स हैं। ठीक है, तो एनसीईआरटी से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे ही, तो ये सारे याद रखिएगा। लुई 16वां को जो है देशद्रोह के अपराध में क्या दे दी गई थी? फांसी की सजा जो थी दे दी गई थी। बास्तिल का किला एक पूछा जाता है, तो ये फ्रांस में एक किला था। 14 जुलाई 1789 ईस्वी को क्रांतिकारियों ने बास्तिल के कारागृह के फाटक को तोड़कर बंदियों को क्या कर दिया था? मुक्त कर दिया था। तो बास्तिल के किले पर हमला पूछा जाता है कि कब हुआ था? तो 14 जुलाई 1789 आप याद रखिएगा। तब से 14 जुलाई को फ्रांस में क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय दिवस के रूप में जो है इसको मनाया जाता है। देखिए, अब आपसे पूछ सकते हैं बास्तिल का किला कहाँ पर है, कहाँ पर था? तो फ्रांस में था। ठीक है, कब जो है वहां पर बंदियों को जो उस पर हमला करके जो है बंदियों को मुक्त करवाया गया? तो 14 जुलाई 1789 को। और राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है फ्रांस में? तो 14 जुलाई को ही मनाया जाता है। टैले और टाइड दो कर जो है उस वक्त होते थे। टैले और टाइड से क्वेश्चन जो है जो बाद में क्लर्क का एग्जाम हुआ उसमें पूछे भी गए थे प्रॉपर एनसीईआरटी से क्वेश्चन। तो टैले भी जो है एक तरीके का क्या था? भूमि कर था। तो मैं दोनों बता देती हूँ, क्योंकि एक कर जो था जो पादरी वगैरह होते थे चर्च के वो लेते थे। ठीक है, और दूसरा कर जो था वैसा कर था। तो देखते दोनों के बारे में बताती हूँ मैं आपको। तो देखिए, दो तरीके के कर मैंने आपको बताए, एक होता था टाइद और दूसरा होता था टाइल। ठीक है, तो ये लिखा किस तरीके से जाता है? सबसे पहले टाइद की अगर हम बात करें तो TITHE, इसको बोला जाता है टाइद। टाइद जो था एक क्या था? धार्मिक कर था। ठीक है, धार्मिक कर। इस कर को कौन लेते थे? जो चर्च होता था। ठीक है, चर्च में जो भी पादरी वगैरह होते थे वो किसानों से जो करों का हिस्सा लेते थे ना, उसको हम टाइद बोलते थे और इसी को हम धार्मिक कर भी जो थे बोलते थे। ठीक है, मतलब जो चर्च वाले होते थे वो किसानों से जो ले रहे थे कर, उसको हम धार्मिक कर बोल रहे हैं। फिर जो तीसरे एस्टेट के लोग थे, क्योंकि उस वक्त जो था 3 एस्टेट में जो था बटा हुआ था, पहला एस्टेट, दूसरा और तीसरा, फिर उसमें अलग अलग लोग थे। ठीक है, टाइल जो था एक प्रत्यक्ष कर था। जो टाइल हम कह रहे हैं ना, टाइल, ये एक तरीके का क्या था? भूमि कर था। इसमें बहुत सारे अप्रत्यक्ष कर भी जो थे शामिल थे और प्रत्यक्ष कर जो है इसमें कहा जाता था। तो इसको नमक, तंबाकू जैसी वस्तुओं पर जो है स्टाइल कर को जो है लगाया जाता था। बट इसको एक मेनली जो कहा जाता है, क्या कहा जाता है? भूमि कर जो है इसको कह सकते हैं आप। तो दोनों जो है आपको इसमें याद रखने हैं। ठीक है, ओके, तो बस ये याद रखिए, जो चर्च द्वारा वसूल किया जाने वाला कर था उसको हम टाइद बोलते हैं। और टाइल जो है ये सीधे राज्य को जो अदा किया जाता था, जो भी लोग थे किसान वगैरह भूमि का जो कर देते थे उसको टाइल बोलते थे, या टैले जो आप बोल सकते हैं, TALLE। ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है और यहाँ से क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, फ्रांस की मुद्रा पूछी जा सकती है आपसे। तो लिब्रे थी फ्रांस की मुद्रा जो 1794 में जो था, जिसको समाप्त कर दिया गया था। ठीक, चलिए आगे देखिए। वोल्टेयर, फ्रांसीसी क्रांति में वोल्टेयर, मोंटेस्क्यू एवं रूसो ने जो है सबसे ज़्यादा योगदान दिया। वोल्टेयर जो था ये चर्च का विरोधी था। लेटर्स ऑन इंग्लिश क्या है? ये वोल्टेयर की जो है रचना है। 100 चूहों की अपेक्षा एक सिंह का शासन उत्तम है, ये किसने कहा है? वोल्टेयर ने। तो इस तरीके के पूछे जाते हैं कि ये शब्द किसने कहे हैं, तो ये वोल्टेयर के शब्द हैं। फिर बात आती है रूसो की। तो फ्रांसीसी क्रांति में रूसो, मोंटेस्क्यू और वोल्टेयर ने सर्वाधिक योगदान दिया। रूसो फ्रांस में प्रजातंत्रात्मक शासन पद्धति का
क्या था, समर्थक था। सोशल कॉन्ट्रैक्ट जो है ये रूसो की क्या है, रचना है, यहाँ से भी क्वेश्चन आता है। ठीक है, मोंटेस्क्यू की अगर हम बात करें तो कानून की आत्मा की रचना जो है ये किसने की है, मोंटेस्क्यू ने की थी। हर्डर का भी जो है फ्रांसीसी क्रांति में योगदान रहा और संस्कृत राष्ट्रीयता का जनक जो है किसको कहा जाता है, हर्डर को कहा जाता है। फिर बात आती है नेपोलियन की, तो नेपोलियन का जन्म होता है 15 अगस्त 1769 ईस्वी को कोर्सिका द्वीप की राजधानी अजासियो में। ठीक है, नेपोलियन के पिता का नाम क्या था, कार्लो बोनापार्ट था। नेपोलियन ने ब्रिटेन के सैनिक अकादमी में शिक्षा प्राप्त की और 1796 ईस्वी में नेपोलियन ने इटली में ऑस्ट्रिया के प्रमुख को क्या कर दिया, समाप्त किया। नेपोलियन 1799 ईस्वी में प्रथम कौंसिल बना और 1802 ईस्वी में जीवन भर के लिए कौंसिल बना। 1804 ईस्वी में नेपोलियन फ्रांस का सम्राट। यहाँ से जो मेनली क्वेश्चन देखने को मिलता है कि नेपोलियन फ्रांस का सम्राट कब बना, तो 1804 ईस्वी में जो है नेपोलियन फ्रांस का सम्राट जो था बना। फिर आधुनिक फ्रांस का निर्माता भी एक क्वेश्चन आता है, तो आधुनिक फ्रांस का निर्माता किसको माना जाता है, नेपोलियन को जो है माना जाता है। नेपोलियन ने ही सर्वप्रथम इंग्लैंड को बनियों का देश जो था कहा था। नेपोलियन ने पत्नी जोजेफाइन को तलाक देकर ऑस्ट्रिया की राजकुमारी मोरिया लुइसा से जो थी शादी की। ट्राल्फगर का युद्ध 21 अक्टूबर 1805 ईस्वी में इंग्लैंड और नेपोलियन के बीच में हुआ था। ठीक है, ये याद रखिएगा, ट्राल्फगर का युद्ध जो था ये कब हुआ, 1805 में इंग्लैंड और नेपोलियन के बीच। 1804 में नेपोलियन गद्दी पर बैठा था। आधुनिक फ्रांस का निर्माता नेपोलियन को माना जाता है। बैंक ऑफ फ्रांस की स्थापना नेपोलियन ने की थी, जो कि 1800 ईस्वी में की थी। नेपोलियन ने कानूनों का संग्रह तैयार किया जिसे नेपोलियन का कोड कहा जाता है। देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये भी। नेपोलियन को नील नदी के युद्ध में अंग्रेजी जहाजी बेड़े के नायक नेल्सन के हाथों जो है बुरी पराजित जो था होना पड़ा था। ठीक है, नील नदी के युद्ध में यूरोप के राष्ट्रों ने मिलकर 1813 ईस्वी में नेपोलियन को लिप्जिंग नामक स्थान पर हरा दिया और उसे बंदी बनाकर एल्बा के टीपू पर जो था भेज दिया, परंतु वह एल्बा से भाग निकला और दोबारा से क्या हो गया, फ्रांस का सम्राट जो था बन गया। अंततः मित्र राष्ट्रों की सेना ने नेपोलियन को 18 जून 1815 को वाटरलू के युद्ध में जो था पराजित कर दिया। देखिए 1813 में यूरोप जो भी राष्ट्र थे उन्होंने मिलकर जो है इसको लिप्जिंग नामक स्थान पर क्या किया था, हरा दिया था। ठीक है, और कौन से टापू पर भेजा था, एल्बा के टापू पर। ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने हैं। वाटरलू का युद्ध तो हमें पता ही है कि पूछा जाता है, लेकिन कुछ अलग जो पूछा जा सकता है वो याद रखिए आप। तो 18 जून 1815 ईस्वी को वाटरलू का युद्ध होता है जिसमें ये पराजित होते हैं और इसको बंदी बना लिया जाता है। और कहाँ पर भेज दिया जाता है, सेंट हेलेना द्वीप पर जो है इसको भेज दिया जाता है। वहां 1821 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो गई। नेपोलियन लिट कारपोल के नाम से भी जो है इसको जाना जाता है। ओके, तो आखिरी युद्ध पूछा जाता है नेपोलियन का कौन सा था, तो वाटरलू का युद्ध था। उसके बाद इनको सेंट हेलेना द्वीप पर भेजा जाता है जहां पे 1821 में इनकी मृत्यु हो जाती है। ओके, नेपोलियन के पतन का कारण अगर पूछा जाए तो रूस पर जो आक्रमण किया इसने, वो इसके पतन का एक मेन रीजन रहा। इंग्लैंड के वाणिज्य एवं व्यापार का बहिष्कार करने के लिए नेपोलियन ने महाद्वीपीय व्यवस्था का सूत्रपात जो था किया था। वेना कांग्रेस समझौते के तहत यूरोप के राष्ट्रों ने 1815 ईस्वी में फ्रांस के प्रभुत्व को क्या कर दिया, समाप्त कर दिया। ठीक है, कौन सा समझौता, वियना कांग्रेस समझौता, जिसके तहत यूरोप के राष्ट्रों ने 1815 में मापतोल की दशमलव प्रणाली जो थी फ्रांस की देन है। ठीक है, अगर आपको फ्रांस क्रांति, रूस क्रांति ये थोड़ा सा डिटेल में जानना है तो आप क्लास 9th का एनसीईआरटी मैंने करवा रखा है बिल्कुल चैप्टर वाइज, वो आप वहाँ से भी कर सकते हैं जिसने नहीं पढ़ा है। बहुत सारे बच्चों ने देखे भी हैं। ठीक है, तो जिसने एनसीईआरटी नहीं की है वो भी साथ साथ कवर करिए, वहाँ पे और ज़्यादा आपको डिटेल में ये सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। ठीक, फिर आती है रूसी क्रांति। रूसी क्रांति में देखिए कौन कौन रहे। सबसे पहले देखिए रॉबर्ट ओवेन। देखिए यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, समाजवाद शब्द का सर्वप्रथम उपयोग जो था किसने किया था, तो रॉबर्ट ओवेन ने। ये बहुत बार आई थिंक 2 से 3 बार क्वेश्चन आ चुका है एचएससी में समाजवाद शब्द का, तो ये याद रखिएगा। आदर्शवादी समाजवाद का प्रवक्ता रॉबर्ट ओवेन को ही माना जाता है। फिर आते हैं कार्ल मार्क्स कहाँ का रहने वाला था, तो जर्मनी का ये निवासी था। और वैज्ञानिक समाजवाद, ये चीज़ याद रखिए। देखिए ये समाजवाद शब्द का सबसे पहले प्रयोग रॉबर्ट ओवेन ने, और आदर्शवादी समाजवाद का प्रवक्ता भी किसको माना जाता है, रॉबर्ट ओवेन ने। फिर आपसे पूछा जाए वैज्ञानिक समाजवाद, ठीक है, तो ये याद रखिए कौन थे वैज्ञानिक समाजवाद के संस्थापक, कार्ल मार्क्स को माना जाता है। इनकी बुक थी दास कैपिटल और कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो नामक ये जो पुस्तक है कि किसकी है, कार्ल मार्क्स है। दुनिया के मजदूरों एक हो का नारा भी जो था कार्ल मार्क्स ने दिया था। ठीक है, कार्ल मार्क्स का आजीवन साथी रहा फ्रेडरिक एंजल्स। चलिए देखिए फ्रांसीसी साम्यवाद, इसका जनक माना जाता है किसको, सेंट साइमन को जो है माना जाता है। फिर एक नाम आता है जॉर्ज बर्नार्ड शाह।
फेबियन सोशलिज्म का नेतृत्व जॉर्ज बर्नार्ड शा ने किया था। लंदन में फेबियन सोसाइटी की स्थापना जो थी ये 1884 में हुई थी। तो फेबियन सोशलिज्म का नेतृत्व जॉर्ज बर्नार्ड शा। जारशाही की बात करें तो जो रूस का शासक होता है उसको क्या कहा जाता था? जार कहा जाता था। यह जारशाही व्यवस्था मार्च 1917 में क्या हो गई थी? समाप्त हुई थी। रूस का अंतिम जार शासक, ये एक क्वेश्चन आता है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। रूस का अंतिम जार शासक कौन था? जार निकोलस द्वितीय था। जार मुक्तिदाता के नाम से अलेक्जेंडर द्वितीय को जाना जाता है। अंतिम जार शासक पूछा जाए तो जार निकोलस द्वितीय, और जार मुक्तिदाता के नाम से किसको जानते हैं? तो अलेक्जेंडर द्वितीय को जो है जाना जाता है। रूस के जार शासक अलेक्जेंडर द्वितीय की हत्या किसमें हुई थी? बम विस्फोट में जो थी हुई थी। एक जार, एक चर्च और एक रूस का नारा जार निकोलस द्वितीय ने दिया था। तो ये सारे पॉइंट जो भी हमने जारशाही से पढ़े सारे के सारे क्या हैं? इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, फिर आता है बोल्शेविक और लेनिन। ओके, देखिए इसमें सोशल डेमोक्रेटिक दल, सोशल डेमोक्रेटिक दल की स्थापना होती है 1903 में। कहाँ पर? रूस में। उसके बाद ये जो दल था सोशल डेमोक्रेटिक दल दो गुटों में विभाजित हो जाता है, बोल्शेविक और मेंशेविक। ठीक है, ये हमने एनसीईआरटी में प्रॉपर पढ़ा है। जब हम रूस की क्रांति सेकंड चैप्टर आप पढ़ेंगे 9th क्लास का, तो वहाँ पे मैंने आपको बिल्कुल करवाया हुआ है कि बोल्शेविक कौन थे, बोल्शेविक कौन है। ओके, बोल्शेविक का अर्थ है बहुसंख्यक और मेंशेविक का अर्थ है अल्पसंख्यक। 7 नवंबर 1917 ईस्वी को कौन सी बोल्शेविक क्रांति का नेता जो था? लेनिन था। तो बोल्शेविक क्रांति कब हुई? 7 नवंबर 1917, और उसका नेतृत्व कौन कर रहा था? लेनिन कर रहा था। लेनिन ने चेका का संगठन जो था किया था। बोल्शेविक दल का नेता कौन था? लेनिन था। एक डायरेक्ट क्वेश्चन, ये बोल्शेविक क्रांति कब हुई? बोल्शेविक दल का नेतृत्व किसने किया? लेनिन ने किया। ठीक है, ये देखिए अप्रैल थीसिस, एक क्रांतिकारी योजना जो थी प्रकाशित की थी, जिसको अप्रैल थीसिस के नाम से जानते हैं। ये कब आई थी? 16 अप्रैल 1917 में। ठीक है, 1921 में लेनिन ने रूस में नई आर्थिक नीति जो थी लागू की थी, और प्रथम विश्व युद्ध के दौरान लेनिन का नारा था युद्ध का अंत करो। लेनिन की मृत्यु 1924 में हो गई थी। तो प्रथम विश्व युद्ध भी हम आगे पढ़ेंगे ही। ठीक है, तो बस ये याद रखिए कि उस वक्त जो लेनिन का नारा था वो था युद्ध का अंत। ठीक, फिर आता है ट्राट्स्की। लाल सेना का संगठन जो था ये ट्राट्स्की ने किया था, और स्थायी क्रांति के सिद्धांत का प्रवर्तक भी कौन था? ट्राट्स्की था। ठीक है, ये देखिए 1917 ईस्वी में हुई रूसी क्रांति का तात्कालिक कारण प्रथम विश्व युद्ध में रूस की पराजय था। रूसी जो क्रांति हुई ना, जो पहला युद्ध हुआ उसमें जो रूस हार गया था, तो उसकी वजह से जो थी रूसी क्रांति हुई। ओके, रूस में सबसे अधिक जनसंख्या स्लाव लोगों की थी। मतलब दास जो थे वो ज़्यादा थे। ठीक है, अन्ना कैरेनिना के लेखक कौन थे? लियो कैरेनिना। अन्ना कैरेनिना किसने लिखा? लियो टॉल्स्टॉय ने। शून्यवाद का जनक तुर्गनेव को जो है माना जाता है। रूसी साम्यवाद का जनक प्लेखानोव को माना जाता है। आधुनिक रूस का निर्माता इंपॉर्टेंट है, ये स्टालिन को मानते हैं। मदर की रचना मैक्सिमम गोर्की ने की, और राइट्स ऑफ मैन के लेखक टॉमस पेन है। ठीक, फिर आती है औद्योगिक क्रांति। औद्योगिक क्रांति की शुरुआत क्यों कहाँ से हुई थी? तो इंग्लैंड में हुई थी, क्योंकि इंग्लैंड के पास उपनिवेशों के कारण कच्चे माल और पूंजी की क्या थी? अधिकता थी। इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति की शुरुआत सूती कपड़ा उद्योग से जो है मानी जाती है, और सबसे पहले स्कॉटलैंड के मैकेडम नामक व्यक्तियों ने पक्की सड़कें बनाने की जो थी विधि निकाली थी। ठीक है, 1761 ईस्वी में ब्रिंडले नामक इंजीनियर ने मैनचेस्टर से वर्सले तक क्या बनाई थी? नहर बनाई थी। मतलब ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है। जॉर्ज स्टीफेंस ने रेल द्वारा खानों से बंदरगाह तक कोयला ले जाने वाले भाप इंजन का, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, भाप इंजन का जो था कौन लेके आया था? तो जॉर्ज स्टीफेंस। ठीक है, औद्योगिक क्रांति की दौड़ में जर्मनी इंग्लैंड का क्या था? प्रतिद्वंदी था। तो औद्योगिक क्रांति की यहाँ से जो मेनली क्वेश्चन आता है, औद्योगिक क्रांति की शुरुआत कहाँ से मानी जाती है? तो इंग्लैंड से मानी जाती है। ये चीज़ इसमें याद रखिए, बाकी आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, ये देखिए इधर बताया गया है कि इसका आविष्कार किसमें हुआ था? तो तेज चलने वाला शटल, जिसके आविष्कारक कौन थे? जॉन। 1733 ईस्वी में इसका आविष्कार हुआ। स्पिनिंग जेनी, जॉन्स हारग्रीव्स। 1765 में इसका आविष्कार हुआ था। स्पिनिंग जेनी जो कि पानी की शक्ति से चालित था, रिचार्ड आर्कराइट 1767 में। ठीक है, घोड़ा द्वारा चलाए जाने वाला करघा, कार्ट राइट। सेफ्टी लैंप, हम्फ्री डेवी 1815 में। स्पिनिंग म्यूल, क्रॉम्पटन 1776। ठीक है, तो ये सारे जो है आप याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। और ये प्रॉपर एनसीईआरटी में अगर आप पढ़ेंगे ना चैप्टर वाइज, यही सारी चीज़ें उसमें इंपॉर्टेंट जो है दी गई होती हैं। ठीक है, देखिए चलिए अभी आते हैं इंग्लैंड में युद्ध। इंग्लैंड में जो क्रांति हुई, इंग्लैंड में गृह युद्ध चार्ल्स प्रथम के शासनकाल में 1642 ईस्वी में जो है शुरू हुआ। देखिए गृह युद्ध कब शुरू हुआ? 1642 में। इंग्लैंड में गौरवपूर्ण क्रांति जो थी ये 1688 ईस्वी में हुए। उस समय इंग्लैंड का शासक कौन था? जेम्स द्वितीय था।
100 वर्षीय युद्ध, अगेन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि 100 वर्षीय युद्ध किस किस के बीच में हुआ था, तो इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में हुआ था। गुलाबों का जो युद्ध है ये भी कहाँ पर हुआ, इंग्लैंड में हुआ था। इंग्लैंड के सामंतों ने राजा जॉन को सन 1215 ईस्वी में एक अधिकार पत्र पर हस्ताक्षर करने को मजबूर किया और इस अधिकार पत्र को क्या कहा जाता है, मैग्ना कार्टा जो है कहा जाता है। ठीक है, ट्यूडर वंश के शक्तिशाली राजाओं के शासनकाल में संसद उनके हाथों की कठपुतली जो थी बनी रही थी। एलिजाबेथ प्रथम का संबंध जो है ये ट्यूडर वंश से है। इंग्लैंड में गृह युद्ध 7 वर्षों तक जो था चला था। इंग्लैंड के राजा चार्ल्स प्रथम को जो थी फांसी की सजा दी गई थी। गृह युद्ध के दौरान राजा के समर्थकों को कैवेलियर कहा गया और सांसद के समर्थकों को राउंड हेड्स जो था कहा गया। ठीक है, मतलब पूरी डिटेल नहीं है लेकिन सिर्फ मेन मेन पॉइंट्स है जहाँ से मोस्टली क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, मतलब वर्ल्ड हिस्ट्री के जो क्वेश्चन मिलेंगे ज़्यादातर आपको इन्हीं पॉइंट से मिलेंगे। जैसे इंग्लैंड में गृह युद्ध कितने वर्षों तक चला, तो 7 वर्षों तक चला। 100 वर्षीय युद्ध हुआ वो किस किस के बीच में हुआ, तो इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में हुआ। ट्यूडर वंश का जो राजा था वो कौन रहा, तो ये पूछ सकते हैं ना कि एलिजाबेथ प्रथम का संबंध किस वंश से था, तो ट्यूडर वंश से था। ठीक है, इंग्लैंड के कौन से राजा को फांसी की सजा दी गई, तो चार्ल्स प्रथम को दी गई। तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स है। अब आता है प्रथम विश्व युद्ध। प्रथम विश्व युद्ध के सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि शुरुआत कब से हुई थी, तो 28 जुलाई 1914 से जो है प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत जो है मानी जाती है। ओके, और सबसे पहले शुरुआत कैसे हुई, जब ऑस्ट्रिया ने किस पर आक्रमण कर दिया, सर्बिया पर आक्रमण किया, उस वक्त जो है प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत मानी गई। और ये युद्ध जो है 4 वर्षों तक चला था, जिसमें टोटल 37 देशों ने जो है भाग लिया है। देखिए आक्रमण की शुरुआत कैसे हुई, जब ऑस्ट्रिया ने सर्बिया पर आक्रमण किया। कब किया, 28 जुलाई 1914 को किया। कितने वर्षों तक चला, 4 वर्षों तक चला। 1918 तक जो था ये युद्ध चला था और इसमें टोटल 37 देश थे जिन्होंने इसमें भाग लिया था। ठीक है, प्रथम विश्व युद्ध का तात्कालिक कारण क्या था, अब ये क्वेश्चन आ सकता है। तो ऑस्ट्रिया के राजकुमार फर्डिनेंड की बोस्निया की राजधानी सिरोजियो में जो थी कि हत्या जो करने के कारण जो था इस विश्व युद्ध की जो थी शुरुआत हुई थी। प्रथम विश्व युद्ध में जो पूरा विश्व था ये 2 खेमों में बट गया। एक था मित्र राष्ट्र और दूसरे थे धुरी राष्ट्र। अब यहाँ से क्वेश्चन आता है मित्र राष्ट्र में कौन कौन था और धुरी राष्ट्र में कौन कौन थे। देखिए धुरी राष्ट्र का जो नेतृत्व है वो किसने किया था, जर्मनी ने किया था। ठीक है, जर्मनी के साथ साथ इसमें और भी देश थे, जैसे ऑस्ट्रिया था, हंगरी था और इटली था। ये धुरी राष्ट्र में थे। फिर बात आती है मित्र राष्ट्रों की। मित्र राष्ट्रों में इंग्लैंड आ गया, जापान हो गया, संयुक्त राज्य अमेरिका हो गया, रूस हो गया, फ्रांस हो गया। ये सारे के सारे मित्र राष्ट्र में थे। ठीक है, गुप्त संधियों की प्रणाली का जनक किसको कहा जाता है, बिस्मार्क को कहा जाता है। ऑस्ट्रिया, जर्मनी एवं इटली। इस त्रिगुट का निर्माण कब हुआ था, 1882 में हुआ था। सर्बिया की गुप्त क्रांतिकारी संस्था कौन सी थी, काला हाथ। रूस और जापान युद्ध 1904 और 5 में रूस और जापान का युद्ध होता है और जिसका अंत अमेरिकी राष्ट्रपति रूजवेल्ट की मध्यस्थता से होता है। अब आपसे डायरेक्ट पूछ सकते हैं रूस जापान युद्ध कब हुआ था, तो 1904 से 1905 ईस्वी। मोरक्को संकट कब पैदा हुआ, 1906 में हुआ था। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जर्मनी ने रूस पर आक्रमण 1 अगस्त 1914 ईस्वी और फ्रांस पर आक्रमण 3 अगस्त 1914 में किया। तो जर्मनी किसका नेतृत्व कर रहा था, धुरी राष्ट्रों का। ठीक है, तो जर्मनी सबसे पहले आक्रमण करता है फ्रांस पर 1 अगस्त 1914 को। अगर हम वैसे देखें तो 28 जुलाई से शुरुआत होती है, 29-30। ठीक है, उसके बाद 1 तारीख को 1 अगस्त को जो है वो फ्रांस पर आक्रमण करता है और किस पर, रूस पर। सबसे पहले रूस पर आक्रमण करता है 1 अगस्त को और 3 अगस्त को फ्रांस पर आक्रमण जो है किसके द्वारा किया जाता है, जर्मनी, जो कि धुरी राष्ट्र का नेतृत्व कर रहा था। ठीक है, इंग्लैंड कब शामिल हुआ इसमें, 8 अगस्त 1914। और किस तरफ था ये, मित्र राष्ट्र की तरफ से जो था शामिल हुआ था। ये प्रथम विश्व युद्ध में 8 अगस्त 1914 को शामिल हो गया। 26 अप्रैल 1915 ईस्वी को इटली मित्र राष्ट्रों की ओर से याद रखिएगा प्रथम विश्व युद्ध में शामिल हुआ। प्रथम विश्व युद्ध के समय अमेरिका का राष्ट्रपति कौन था, ये क्वेश्चन आता है। तो वुडरो विल्सन जो था उस वक्त अमेरिका का राष्ट्रपति था। ठीक, अमेरिका 6 अप्रैल 1917 ईस्वी को, मतलब लास्ट में जाके जो है, मतलब मेन जो कंट्रीज थी, चाहे वो इटली है, फ्रांस है, रूस है, वो पहले आ चुकी थी, लेकिन फिर सबसे बाद में आता है अमेरिका, जो कि 6 अप्रैल 1917 को जो है प्रथम विश्व युद्ध में शामिल होता है। ठीक है, जर्मनी के यू बोट द्वारा, यानी कि जो धुरी राष्ट्र का नेतृत्व कर रहा था जर्मनी, उसके द्वारा इंग्लैंड के मित्र राष्ट्र के लुसितानिया नामक जहाज को डुबाने के बाद अमेरिका प्रथम विश्व युद्ध में शामिल हुआ था। अब ये यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है कि जर्मनी ने इंग्लैंड के किस जहाज को डुबाया था जिसके बाद अमेरिका विश्व युद्ध में शामिल हुआ, तो लुसितानिया नामक एक जहाज था जिसको डुबो दिया था।
ठीक है। और उस जहाज में मरने वाले व्यक्ति जो थे 1153 व्यक्ति थे टोटल, लेकिन उसमें से 128 व्यक्ति अमेरिकी थे, तो फिर अमेरिका भी जो है इस युद्ध में शामिल हो गया। विश्व युद्ध की समाप्ति देखिए 28 जुलाई 1914 को शुरू हो रहा है और 11 नवंबर, पूरे 4 साल से भी ज़्यादा ही टाइम, तो 11 नवंबर 1918 को जो है इस विश्व युद्ध की जो है समाप्ति हो जाती है। ठीक है। पेरिस शांति सम्मेलन पूछा जाता है कब हुआ, तो 18 जून 1919 ईस्वी को जो है पेरिस शांति सम्मेलन हुआ, जिसमें 27 देश भाग ले रहे थे, मगर शांति संधियों की शर्तें केवल 3 देश ब्रिटेन, फ्रांस और अमेरिका जो थे तय कर रहे थे। कब होता है पेरिस शांति सम्मेलन? 18 जून 1919 को, जिसमें टोटल 27 देश भाग लिए, लेकिन शांति की जो शांति संधियों की जो शर्तें थी वो कौन बना रहे थे? सिर्फ 3 देश, ब्रिटेन, फ्रांस और अमेरिका। ये तय कर रहे थे कि क्या क्या शर्तें जो हैं रखी जाएं शांति बनाने के लिए। ठीक है। पेरिस शांति सम्मेलन में शांति संधियों की शर्तें निर्धारित करने में जिन राष्ट्राध्यक्ष ने भूमिका निभाई वो थे अमेरिका के राष्ट्रपति वुडरो विल्सन, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री उस वक्त लॉयड जॉर्ज थे और फ्रांस के प्रधानमंत्री जॉर्ज क्लेमेंसो। ठीक है। वर्साई की संधि होती है फिर 28 जून 1919 को। ये क्वेश्चन आता है 28 जून 1919 को क्या होती है? वर्साई की संधि किसके साथ हुई थी? जर्मनी के साथ हुई थी। और इस संधि के तहत क्या हुआ? जर्मनी से जो है 6 अरब 50 करोड़ पौंड की राशि की जो थी मांग की, यानी कि जर्मनी को इतना रुपया जो था देना था हर जाने के रूप में। ठीक है। शांति मतलब जो क्या कहते हैं, जो संधि हुई थी वो कुछ इस तरीके की थी। इस संधि के तहत जो था जर्मनी को 6 अरब 50 करोड़ पौंड जो थे युद्ध के हर जाने के रूप में भरने थे। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में प्रथम विश्व युद्ध का सबसे बड़ा योगदान राष्ट्र संघ की स्थापना थी। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान होने वाली वर्साई की संधि में द्वितीय विश्व युद्ध का बीजारोपण जो था हो गया था। ठीक है। चलिए अब आता है द्वितीय विश्व युद्ध। 1 सितंबर 1939 ईस्वी को जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण कर दिया। अब यहाँ से शुरुआत इन्होंने क्यों बोली? क्योंकि यहाँ पर जो था ओवैसे से जर्मनी को जो है बहुत सारा हर्जाना जो था भरना पड़ा। ठीक है। तो फिर वापस से जर्मनी ने क्या किया? 1 सितंबर 1939 को पोलैंड पर जो था आक्रमण कर दिया। ठीक है। इसके 2 दिन बाद ही फ्रांस और ब्रिटेन ने जर्मनी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा की और इसी के साथ द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हो गई। देखिए सबसे पहले शुरुआत कब से हुई? 1 सितंबर 1939 जब जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण किया, और उसके 2 दिन बाद फ्रांस और ब्रिटेन ने जो था जर्मनी के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी। ये युद्ध 6 वर्षों तक लड़ा गया और इसका अंत 2 सितंबर 1945। ये जो डेट है ना ये आपको याद रखनी है। और इसमें टोटल 61 देशों ने, पहला जो विश्व युद्ध हुआ वो 4 साल तक चला, 37 देशों ने उसमें भाग लिया था, लेकिन ये 6 साल तक चला और 61 देशों ने इसमें भाग लिया। अब द्वितीय विश्व युद्ध का कारण क्या था? वो था जर्मनी का पोलैंड पर आक्रमण। वहां पर ऑस्ट्रिया ने आक्रमण किया था सर्बिया पर, यहाँ पर जर्मनी का पोलैंड पर आक्रमण था। ठीक है। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जर्मन जनरल रोमेल का नाम डेजर्ट फोक्स जो था रखा गया था। म्यूनिक पैक्ट सितंबर 1939 ईस्वी में संपन्न हुआ। जर्मनी ने वर्साई की संधि का उल्लंघन 1935 ईस्वी में किया। स्पेन में गृह युद्ध 1936 ईस्वी में शुरू हुआ और संयुक्त रूप से इटली एवं जर्मनी का पहला शिकार कौन था? स्पेन था। जर्मनी द्वारा सोवियत संघ पर आक्रमण करने की योजना को ऑपरेशन बारबोसा कहा गया। ठीक है। ऑपरेशन बारबोसा क्या था? जब जर्मनी ने सोवियत संघ पर आक्रमण किया उसी को ऑपरेशन बारबोसा जो था कहा गया। ठीक है। 23 अगस्त 1939 ईस्वी को जर्मनी रूस आक्रमण समझौते पर हस्ताक्षर हुए। जर्मनी ने रूस पर समझौता उल्लंघन का आरोप लगाकर उस पर जून 1941 में क्या कर दिया? आक्रमण जो था कर दिया। ठीक है। जर्मनी की ओर से देखिए, जर्मनी की ओर से इस बार किसने प्रवेश किया? इटली ने प्रवेश किया द्वितीय विश्व युद्ध में 10 जून 1940 में। ठीक है। अमेरिका का द्वितीय विश्व युद्ध में प्रवेश हुआ 8 दिसंबर 1941। देखिए 39 में शुरुआत हो चुकी थी और ये 45 तक चला। ठीक है। लेकिन आप देख सकते हैं अमेरिका जो था द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल नहीं होना चाहता था, लेकिन बाद में जाके जो था अमेरिका शामिल हो गया था 8 दिसंबर 1941 को। ठीक है। द्वितीय विश्व युद्ध के समय जो इंग्लैंड का प्रधानमंत्री थे वो थे विंस्टन चर्चिल और अमेरिका के राष्ट्रपति थे फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। दोनों इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आते हैं दोनों से ही, याद रखिएगा। इंग्लैंड की शानदार अलगाववादी नीति का विचारक कौन था? सेली सेवरी था। वर्साई की संधि को आरोपित संधि के नाम से भी जाना जाता है। और द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी की पराजय के श्रेय किसको दिया जाता है? रूस को दिया जाता है। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका ने 6 अगस्त 1645 ईस्वी को 16 से नहीं 1945 था ये।
अमेरिका ने 6 अगस्त 1945 ईस्वी को जापान पर अणु बम का प्रयोग किया और इस युद्ध में मित्र राष्ट्र द्वारा पराजित होने वाला अंतिम देश कौन सा था? जापान ही था। अमेरिका ने 6 अगस्त 9 अगस्त था ये, ओके पहले हिरोशिमा आई है। ओके हाँ, 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा और 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पर जो है फैटमैन नामक एटम बम गिराया। हिरोशिमा पर लिटिल बॉय यूरेनियम 235 और 9 अगस्त 1945 को नागासाकी फैटमैन प्लूटोनियम 293 नामक एटम बम जो था अमेरिका ने जापान पर गिराया था। अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में द्वितीय विश्व युद्ध का सबसे बड़ा योगदान संयुक्त राष्ट्र संघ की जो थी स्थापना थी। 1945 में जो है संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना होती है, तो वही जो थी मेन इसका योगदान रहा। ठीक है, तो कब जैसे अमेरिका कब शामिल हुआ, कब जो है हिरोशिमा और नागासाकी पर या कौन सा बम जो था इन पर गिराया गया, तो वो सारी चीज़ें इसमें आप याद रखिए। आरोपित संधि के नाम से किसको जाना जाता है? वर्साई संधि को जाना जाता है। ठीक है, तो ये मेन पॉइंट्स थे जो हमने इसमें कवर कर लिए हैं। अब आते हैं हम क्वेश्चंस पे जो कि अदर एग्जाम्स में पूछे गए हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है, फासिज्म का प्रमुख पक्षधर कौन था? मुसोलिनी, एडोल्फ हिटलर, सेंट साइमन या रॉबर्ट ओवन? रॉबर्ट ओवन हमने पढ़ा था, जो समाजवाद वर्ड आया या आदर्श समाजवाद आया उससे रिलेटेड थे। ठीक है, यहाँ पर फासिज्म की बात हो रही है, तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे मुसोलिनी। ठीक है, फासिज्म के जो मुख्य पक्षधर थे वो कौन थे? मुसोलिनी थी। ठीक, आगे देखिए, फासिस्टवाद की विचारधारा किस देश में विकसित हुई थी? ये पूछा गया है। देखिए, मुसोलिनी ने जो थी प्रारंभ की थी, और ये जो मुसोलिनी था ये इतालवी कम्युनिस्ट पार्टी का जो था सक्रिय सदस्य था। तो यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा इटली। ठीक है, तो इटली जो है यहाँ पे सही रहेगा। नेक्स्ट है सप्तवर्षीय युद्ध। जो सप्तवर्षीय युद्ध मैंने आपको बताया था पूछा जाएगा, तो किस किस के बीच में हुआ था? इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में हुआ था। कब हुआ था? 1756 से लेकर 1763 में हुआ था। और किस संधि के साथ समाप्त हुआ था? पेरिस संधि के साथ जो है ये सप्तवर्षीय युद्ध इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में समाप्त हुआ था। तो तीनों पॉइंट आपको याद रखने हैं। युद्ध होता है 1756 से लेकर 1763 के बीच, सप्तवर्षीय युद्ध है, और किस संधि के तहत खत्म होता है? पेरिस संधि के तहत ये युद्ध समाप्त हुआ। फ्रांसीसी क्रांति ने किस किस शिक्षाओं से प्रेरणा प्राप्त की? ओके, फ्रांसीसी क्रांति ने पूछ रहा है, तो फ्रांसीसी क्रांति ने रूसों की जो शिक्षाएं थी उससे प्रेरणा प्राप्त की। इसीलिए जो है एक बार नेपोलियन बोनापार्ट ने कहा था, यदि रूसों न हुआ होता तो फ्रांस में क्रांति भी न हुई होती। अब यहाँ से ये क्वेश्चन आ सकता है कि ये शब्द किसने कहे कि यदि रूसों ना होता तो फ्रांस की क्रांति भी ना हुई होती? तो ये शब्द कहे थे नेपोलियन बोनापार्ट ने। ठीक है, तो रूसों से जो है प्रेरणा प्राप्त की है फ्रांसीसी क्रांति ने। ठीक है, ओके, अगला देखिए, मजदूर संघ संगठनों के माध्यम से चलाए गए शासन को क्या कहा जाता है? जो मजदूर और संघ संगठन के माध्यम से चलाया जाता है उसको बोलते हैं सिंडिकेटवाद। ठीक है, क्या बोलेंगे? सिंडिकेटवाद। लोकतांत्रिक समाजवाद की विधियां क्या है? क्रांति, आम हड़ताल, तोड़फोड़ या समझाना और प्रचार करना। लोकतांत्रिक समाजवाद का मतलब क्या होता है? समझाना और प्रचार करना। तो डी ऑप्शन यहाँ पे सही रहेगा। बर्मा जिसको म्यांमार कहा जाता है, प्राचीन भारत में इसको क्या कहा जाता था? तो प्राचीन भारत में बर्मा को स्वर्ण भूमि जो था कहा जाता था। मार्को पोलो किस लिए विख्यात है? मार्को पोलो हमने पढ़ा था। मार्को पोलो जो है ये इन्होंने चीन, भारत और एशिया की जो है यात्रा की थी, तो इसलिए विख्यात है। कार्ल मार्क्स की पुस्तक दास कैपिटल, ये पूछ रहा है कि कब प्रकाशित हुई? तो 1867 में जो है कार्ल मार्क्स की बुक दास कैपिटल जो थी प्रकाशित हुई थी। 19वीं शताब्दी के अंत में कौन सा देश सबसे बड़ी औपनिवेशिक शक्ति के रूप में जो था उभरा था? 19वीं शताब्दी के अंत में ब्रिटेन था जो सबसे बड़ी औपनिवेशिक शक्ति के रूप में उभरा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अफीम युद्ध किन के बीच में लड़े गए थे? अफीम युद्ध की अगर हम बात करें तो अफीम युद्ध हुआ था ब्रिटेन और चीन के बीच में। पहला अफीम युद्ध जो है ये कब हुआ? पहला अफीम युद्ध हुआ 1839 से लेकर 42 के बीच में, और दूसरा जो अफीम युद्ध हुआ ये 1850 से लेकर 1860 के बीच में हुआ था। और किस किस के बीच में? ब्रिटेन और चीन के बीच में ये हुआ था। तो ब्रिटेन और चाइना यहाँ पे राइट आंसर रहेगा। नेपोलियन प्रथम और ड्यूक ऑफ वेलिंगटन के बीच कौन सी प्रसिद्ध लड़ाई थी जो लड़ी गई थी? नेपोलियन प्रथम और ड्यूक
ऑफ वेलिंगटन। कौन सी लड़ाई थी? वाटरलू की लड़ाई थी ये। तो डी ऑप्शन, वाटरलू की लड़ाई कब हुई थी? 1815 में हुई थी, जिसके बाद इसको बंदी बनाकर सेंट हेलेना द्वीप पर भेजा गया था। उसके बाद 1821 में नेपोलियन बोनापार्ट की क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। ठीक है। निम्नलिखित में से किस लड़ाई में नेपोलियन फ्रांस की अंतिम हार हुई? किस में हुई थी? नेपोलियन फ्रांस की अंतिम हार। तो कौन सी लड़ाई थी? ट्राफल्गर की लड़ाई, जो कब हुई थी? 1805 में हुई थी। ठीक है। बट हमें भी पता है ये नेपोलियन की अंतिम हार नहीं थी। इसकी जो अंतिम हार थी वो वाटरलू की ही लड़ाई थी। ठीक है। बट इसमें ऑप्शन नहीं है, तो ऑब्वियस है हम यहाँ पर ट्राफल्गर की लड़ाई को जो है सही मानेंगे। ठीक। चीन में 1911 ईस्वी में के विद्रोह का क्या परिणाम हुआ था? तो 1911 में चीन में क्रांति हुई थी, जिसके नायक थे डॉक्टर sun यat-sen, मतलब जो नेतृत्व कर रहे थे कौन थे? डॉक्टर sun यat-sen थे। और इस क्रांति के बाद क्या हुआ? चीन में गणतंत्र शासन की जो है पद्धति, उसकी स्थापना हुई थी। और डॉक्टर sun यat-sen ही है sun यat-sen, जिसको चीन का राष्ट्रपिता कहा जाता है। अब ये भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं, वो चीन का राष्ट्रपिता किसको कहा जाता है? डॉक्टर sun यat-sen को कहा जाता है। ठीक है। तो एक गणतंत्र की स्थापना जो थी हुई थी। चीन की राष्ट्रीय पार्टी कुओमितांग की स्थापना की थी, किसने की थी? sun यat-sen ने जो थी की थी 1912 में, 1912 में। ठीक है। देश निष्कासन के बाद कार्ल मार्क्स ने किस शहर में रहकर लेखन कार्य किया था? अगर हम बात करें कार्ल मार्क्स की, तो ये एक जर्मन था, जर्मन यहूदी था। ठीक है। एक अखबार निकालने पर जो है उसका जर्मन के जो अधिकारी थे उनसे झगड़ा हो गया था, और ये कहाँ पर चले गए थे? पेरिस चले गए थे। ठीक है। उसके बाद फ्रांस से जब इनको निष्कासित कर दिया गया तो ये लंदन चले गए, और यहीं पर इन्होंने जो था एंजल के साथ अधिकांश कार्य जो था किया था। तो लंदन यहाँ पे राइट आंसर होगा। ठीक है। ओके, मिलान करना है इसमें। होब्स, रूसो, लॉक, हिटलर, ये दिए गए हैं। फ्रांसीसी क्रांति, गोरोमे क्रांति, चार्ल्स प्रथम को फांसी, और द्वितीय विश्व युद्ध। ओके, फ्रांसीसी क्रांति हम बार बार पढ़ रहे हैं। अगर रूसो ना होता तो फ्रांस की क्रांति ना होती, तो ये हमने यही पढ़ा था ना, तो रूसो फ्रांसीसी क्रांति से रिलेटेड हो जाएगा। ठीक है। हिटलर की अगर हम बात करें तो हिटलर किस में था? द्वितीय विश्व युद्ध में, तो हिटलर आ जाएगा। लोक गोरोमे क्रांति, और होब्स हो जाएगा यहाँ पे चार्ल्स प्रथम को फांसी। ठीक है। तो ये चीज़ इसमें याद रखिए। चलिए नेक्स्ट देखिए, निम्न में से कौन सा व्यक्ति इटली के एकीकरण से संबंधित नहीं था? इटली के एकीकरण से बात हो रही है, तो इटली के एकीकरण का श्रेय किस किस को दिया जाता है ये आपको पता होना चाहिए। मैज़िनी को दिया जाता है, काउंट केवूर को दिया जाता है, और गैरीबाल्डी को दिया जाता है। इटली के एकीकरण से जिसका संबंध नहीं था वो है मुसोलिनी। ठीक है। एक मिनट, मेज़िनी, काउंट कावर और गैरीबाल्डी को जो है इटली के एकीकरण का श्रेय दिया जाता है, ये बिल्कुल सही है, बट एकीकरण से संबंधित नहीं है। ओके, हाँ ठीक है। ठीक है ना। मुसोलिनी जो थे ये इटली के एकीकरण से संबंधित नहीं थे। इटली के एकीकरण का जनक किसको कहा जाता है? जोसेफ मैजिनी को कहा जाता है। ओके, तो यहाँ पे ऑप्शन सी रहेगा मुसोलिनी, क्योंकि मुसोलिनी किससे रिलेटेड हो जाता है फिर? जो फांसीवाद है, ठीक है, फासिज्म है, उससे रिलेटेड हो जाते हैं ये। फांसीवाद जो शब्द आया, या फांसीवाद का जनक कौन किसको कहा जाता है? ओके, तो ये इटली में ही था, बट फांसीवाद से रिलेटेड अगर टर्म आती है तो वो मुसोलिनी जो है हो जाएगा। ठीक। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापान के किन शहरों पर परमाणु बम जो थे गिराए गए थे? तो ये हमने पढ़ा था द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान 6 अगस्त 1945 और 9 अगस्त 1945 इस दो जगह पर जो थे बम गिराए गए थे, हिरोशिमा और नागासाकी। ठीक है, यूएसए के द्वारा। चलिए, 1945 ईस्वी में अणु बमों के गिराए जाने से तबाह हुए शहर नागासाकी और हिरोशिमा किस देश में स्थित हैं? तो जापान में स्थित हैं। निम्नलिखित में से किसके पतन से फ्रेंच क्रांति का आरंभ जो था हुआ था? फ्रेंच क्रांति 1789
किसका पतन हुआ था? बास्तिल का किला जो हमने पढ़ा था, बास्तिल दुर्ग 1789 में, उसके पतन से जो है फ्रेंच क्रांति की शुरुआत मानी जाती है। इसमें से सही मेल बिठाना है, शीत युद्ध, धर्म युद्ध, दीर्घकालीन प्रयाण, रूसी क्रांति। ओके, देखिए शीत युद्ध किस किस के बीच में था? दो जो मेन कंट्रीज रही हैं, एक यूएसए और दूसरा रूस या सोवियत संघ आप कह सकते हैं। अभी है सोवियत, पहले सोवियत संघ था, ठीक है, बाद में फिर अलग अलग हो गई कंट्रीज वहाँ पे, ठीक है। तो शीत युद्ध यूएसए बनाम सोवियत समाजवादी गणतंत्र संघ हो जाएगा। धर्म युद्ध की अगर हम बात करें तो धर्म युद्ध कौन हो जाएगा? धर्म युद्ध करता, ठीक है। रूसी क्रांति 1917 में हुई थी और दीर्घकालीन प्रयाण माओ चीन हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अगला है शीत युद्ध का अभिप्राय क्या है? तो शीत युद्ध का मतलब था जो वैचारिक कहते हैं वैचारिक दुश्मनी कह सकते हैं, पूर्व और पश्चिम के बीच तनाव कह सकते हैं, जो महाशक्तियां हुई, चाहे वो यूएसए है, रूस, सोवियत संघ है, उनके बीच में जो तनाव रहा उससे। तो उपयुक्त सभी जो है यहाँ पे सही रहेंगे, ठीक है। निम्न ऐतिहासिक घटनाओं को क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। फ्रांसीसी क्रांति, ग्लेरियस, स्वतंत्रता की अमेरिकी लड़ाई या रूसी क्रांति। देखिए 1789 में होती है फ्रांसीसी क्रांति। ग्लेरियस क्रांति जो थी ये 1688 और 89 में हुई थी। स्वतंत्रता, अमेरिका ने जो स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी वो 1765 से लेकर 1783 तक चली, ठीक है। और रूसी क्रांति 1917 में हुई। तो सबसे लास्ट में 4th नंबर पे रूसी क्रांति आना चाहिए। तो ऐसे दो ऑप्शन हैं। सबसे पहले नंबर पर जो हो जाएगा वो ग्लेरियस क्रांति होगा, यानी कि सेकेंड। तो ऑप्शन बी इसमें राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ओके, चलिए आगे है मोती पोताश्रय, जहां अमेरिकी पैसिफिक पोत समूह ठहरा हुआ था, उस पर जापानियों ने कब आक्रमण जो था किया था? तो राइट आंसर हो जाएगा 1941 में। 1940 जापान ने जो है 7 दिसंबर 1941 को जो है युद्ध में घोषणा किए बिना ही जो है प्रशांत महासागर में जो हवाई दूत समूह है उसमें मोती पोताश्रय, पर्ल हार्बर, उसमें जो है हवाई जहाज और पनडुब्बियों से आक्रमण करके जो है उसका बहुत बड़ा भाग जो था नष्ट कर दिया था। तो जापानियों ने किया था ये आक्रमण 1941 में। अमेरिकी नौसेना तथा वायुसेना बेस पर्ल हार्बर पर निम्नलिखित में से किसके द्वारा आक्रमण किया गया था? तो जापान के द्वारा किया गया था। तभी जो है फिर अमेरिका जो है युद्ध में शामिल होता है। बोस्टन चाय पार्टी की घटना का संबंध किससे है? बोस्टन चाय पार्टी घटना का संबंध अमेरिकी स्वतंत्रता युद्ध से है। अमेरिका स्वतंत्र युद्ध के दौरान जो ये घटना थी बोस्टन चाय पार्टी की, ये कब हुई थी? 16 दिसंबर 1773 में हुई थी, ठीक है। 1773 में बोस्टन चाय पार्टी, टी पार्टी। क्रीमियन युद्ध अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट, किस किस के बीच में हुआ था? तो क्रीमियन युद्ध अक्टूबर 1853 से लेकर फरवरी 1856 के बीच तक हुआ था। किस किस के बीच में? किस किस के बीच में हुआ था? रूस और टर्की, ठीक है। रूस और टर्की के बीच में हुआ था और फिर वही ख़त्म किसके तहत हुआ था? पेरिस समझौते के तहत जो है ये ख़त्म हुआ था, रूस और टर्की के बीच। क्रीमियन युद्ध का समापन किस प्रकार हुआ था? तो ये पेरिस समझौते के तहत जो है क्रीमियन युद्ध का समापन हुआ था। ओके, आई एम द स्टेट, मैं ही राज्य हूँ, यह शब्द किसने कहे थे? देखिए ऊपर मैंने आपको बताया था इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। मैं ही राज्य हूँ, फ्रांस के लुई 14 ने जो है शब्द कहे थे, मैं ही राज्य हूँ और मेरे शब्द ही जो है कानून है। तो फ्रांस के लुई 14 ने, ठीक है। वर्साई के शीश महल का निर्माण वो भी जो था इसी के शासनकाल में हुआ था और वर्साई को फ्रांस की राजधानी भी इसी ने बनाया था। ये प्रॉपर एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, 9th क्लास का फर्स्ट चैप्टर उठा लीजिए, उसमें आपको सारी जानकारी जो है मिल जाएगी, ठीक। ओके, वी आई लेनिन का संबंध किससे है? लेनिन का संबंध हमने पढ़ा था, रूस की जो क्रांति होती है 1917 में, उससे जो है लेनिन का जो है माना जाता है। बोल्शेविक और नॉन सेविक जो है उसमें बट जाता है, ठीक है। प्रथम विश्व युद्ध छिड़ने का तात्कालिक कारण क्या था? तो ये भी हमने पढ़ा था, जो फर्डिनेंड की हत्या हुई थी वो था। तो आर्क ड्यूक फ्रांसिस फर्डिनेंड की हत्या ये प्रथम विश्व युद्ध का कारण था। इसकी हत्या 28 जून 1914 में जो थी हुई थी। उसके बाद जो था पहला विश्व युद्ध शुरू हो गया था, ऑस्ट्रिया ने सर्बिया पर आक्रमण किया, ठीक है। प्रथम विश्व युद्ध में जापान किसकी ओर से लड़ा था? देखिए एक तरफ हमने पढ़े थे धुरी राष्ट्र और एक तरफ मित्र राष्ट्र। धुरी राष्ट्र में जो नेतृत्व कर रहा था वो जर्मनी था, बाकी फिर इसमें ऑस्ट्रिया, हंगरी वगैरह थे। जापान नहीं था, जापान मित्र राष्ट्र की तरफ से था, ठीक है। तो जर्मनी के खिलाफ यूनाइटेड किंगडम के साथ था,
किसी और की ओर नहीं, वह तटस्थ था, ये तो था ही नहीं क्योंकि जापान भी लड़ रहा था। यूके के खिलाफ था और जर्मनी के साथ नहीं, बिल्कुल नहीं, दूरी राष्ट्र में नहीं था, ये मित्र राष्ट्र में था। अपनी ओर से रूस के खिलाफ, ये भी गलत है, तो ये जर्मनी के खिलाफ था, यूनाइटेड किंगडम के साथ। जर्मनी में अगर हम देखें तो ऑस्ट्रिया, हंगरी वगैरह शामिल थे दूरी राष्ट्र में, बाकी जो बचे फ्रांस है, रूस है, ये सब मित्र राष्ट्र में थे। ठीक है। इंग्लैंड का पहला प्रधानमंत्री कौन था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इंग्लैंड का पहला प्रधानमंत्री हुआ रॉबर्ट वॉलपोल। ये जो है 1721 से लेकर 1742 तक जो था इस पद पर रहा रॉबर्ट वॉलपोल। ठीक है। वर्साई की संधि द्वारा किसका मान मर्दन किया गया था? किसको जो है भुगतना पड़ा था? वर्साई की संधि के तहत बहुत सारा जुर्माना दिया गया। किसको? जर्मनी को। ठीक है। बहुत सारे प्रतिबंध जो थे इस वर्साई की संधि के तहत जो थे जर्मनी पर लगे थे। कब हुई थी वर्साई की संधि? 1919 में हुई थी। ठीक। लो आवरण शब्द किसने बनाया था? तो ये विंस्टन चर्चिल ने जो है बनाया था। हिटलर जर्मनी का चांसलर कब बना? 1933 में जो है हिटलर जर्मनी का चांसलर जो है बनता है और 1945 तक रहता है। 1945 में इसकी जब मृत्यु होती है तब तक ये जर्मनी का चांसलर रहता है। द्वितीय विश्व युद्ध किस वर्ष में प्रारंभ हुआ था? तो 1939 में जो है इसकी शुरुआत होती है। जर्मनी जब पोलैंड पर आक्रमण करता है उसके तहत जो है इसकी शुरुआत मानी जाती है। ओके। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान निम्न में से कौन सा देश उन धुरी शक्तियों में से एक नहीं था जिन्होंने मित्र राष्ट्रों के विरुद्ध युद्ध किया था? ओके। जर्मनी था, इटली भी था और जापान भी, ये थे इस बार धुरी शक्तियों में। ठीक है। पहला युद्ध में जो था इटली और जापान धुरी शक्तियों में नहीं थे। ठीक है। लेकिन दूसरे युद्ध में ये धुरी शक्तियों में थे और चीन जो था ये धुरी शक्तियों में नहीं था। ठीक है। जर्मनी, जापान और इटली, इन तीन देशों के बीच 1940 27 सितंबर 1940 को एक हस्ताक्षर जो थे हुए थे जिसके तहत जो थे द्वितीय विश्व युद्ध में ध्रुवीय शक्तियों की स्थापना जो थी की गई थी। तो ध्रुवीय शक्ति में ये तीनों थे। ठीक है। अगर आप पहले विश्व युद्ध में देखेंगे तो सिर्फ जर्मनी ध्रुवीय शक्ति क्या कहते हैं ध्रुवीय शक्ति था। इटली और जापान जो थे ये मित्र राष्ट्रों में थे, बट यहाँ पे इटली और जापान ये ध्रुवीय राष्ट्र में आ जाते हैं। ठीक। द्वितीय विश्व युद्ध के युद्ध अपराधियों का विचारण निम्नलिखित में से किस स्थान पर किया गया था? तो ये ट्रायल न्यूरेमबर्ग में किया गया था। तो न्यूरेमबर्ग जो है यहाँ पे सही हो जाएगा। राज सिंहासन पर बैठने वाला सबसे अधिक आयु का ब्रिटिश राजा कौन था? तो वो थी क्वीन मेरी ट्यूडर। ठीक है। क्वीन मेरी ट्यूडर। क्वीन इन्हीं जब उस पर बैठी थी ब्रिटिश मतलब राज सिंहासन पर, तो उनकी एज थी 37 वर्ष 1 माह। ठीक है। 1702 में जो इनका जन्म होता है क्वीन इन्हीं का। क्वीन मेरी ट्यूडर की अगर हम बात करें तो इनकी आयु थी 37 वर्ष 5 माह। हम्म 1516 में जो है ये गद्दी पर बैठी थी। नहीं, बट गद्दी पर बैठने वक्त पूछा है इसने। क्वीन एनी याद रखिए बस, क्वीन मेरी ट्यूडर जो थी 37 वर्ष और 1 माह की थी। सॉरी, हाँ 37 वर्ष 5 माह की थी जब वो गद्दी पर बैठी थी, और क्वीन एनी जो थी 37 वर्ष 1 माह की थी। ठीक है। ओके। क्वीन विक्टोरिया और क्वीन एलिजाबेथ जो थी इनकी एज कम थी, क्योंकि क्वीन विक्टोरिया की अगर मैं बात करूँ तो 1819 में इसका जन्म होता है और 1837 में गद्दी पर बैठती हैं। और क्वीन एलिजाबेथ की अगर हम बात करें तो 1926 में इनका जन्म होता है, 1956 में ये बैठती हैं। तो 37 साल से कम जो थी इनकी एज थी। तो इसमें सबसे अधिक आयु पर बैठने वाला राजा रानी पूछा था, तो क्वीन मेरी ट्यूडर जो है यहाँ पे राइट आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है। तो ये क्वेश्चन है जो वर्ल्ड हिस्ट्री से एग्जाम में पूछे गए हैं। ओके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम पॉलिटी या ज्योग्राफी को शुरू करेंगे और जल्दी से उसे फिनिश करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच।